बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हट पेपर लिया से पूर्व विधायक दीपक जोशी का दर्द फिर छलका है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में टिकट बंटवारे के वक्त विश्वास और सामंजस्य का अभाव रहा। हालांकि उन्होंने अपनी बात को सुधारते हुए कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता अब सब कुछ भूलकर काम पर लग गया है। दीपक जोशी ने सत्ता और संगठन के बीच समन्वय पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ कमी पेशी है जिसे जल्द दूर किया जाना चाहिए। ऐसे में तमाम मुद्दों पर दीपक जोशी से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है तो वहीं कैलाश जोशी को राजनीति का संत कहा जाता है। जी हाँ, कैलाश जोशी का जिक्र इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें से अहम सीट है हाटपिपलिया। हाटपिपलिया क्षेत्र स्वर्गीय कैलाश जोशी का कर्म क्षेत्र रहा है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जोशी, कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी अनादि टीवी में आपका। नमस्कार। दीपक जी, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 2018 में जनता जनादेश आपको नहीं मिला था। अब फिर परिस्थिति, हालांकि जो प्रत्याशी कहा जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, औपचारिक तौर पर बीजेपी ने अभी भी ऐलान नहीं किया है। किस तरह देखते हैं आप इस उपचुनाव को? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा उलटफेर इस राजनीति इस संदर्भ में कहा जा सकता। अपने यहाँ संयुक्त सरकार बनी थी जब राजमाता सिंधिया जी ने कांग्रेस से विद्रोह करके जनसंघ की मदद से सरकार बनवाई थी और स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह जी उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन नए संदर्भ में मेरे ख्याल से राजनीति में जनता का जो विश्वास है लगातार कहीं न कहीं कम होता जा रहा, या राजनीतिक रूप में विश्वास कम होता जा रहा, राजनीतिक दलों पे कम होता जा रहा। उस परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की ये घटना एक नई कहीं न कहीं घटना के रूप में परिलक्षित होगी, क्योंकि राजनीति में आयाराम गयाराम का खेल तो बहुत पहले से चलता आया, लेकिन सरकार को बदलने का पूरी सरकार लेकर, शायद हरियाणा का एक उदाहरण है जिसमें स्वर्गीय भजन लाल जी पूरी सरकार लेके ट्रांसफर हो गए थे। हरियाणा की तो राजनीति आयाराम गयाराम की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ये नई राजनीति की शुरुआत कहीं न कहीं हुई है। और इसमें दो कारण आते हैं कि एक तो श्रीमंत सिंधिया जी का, जैसा कि कहा जाता है कि वो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता रहे, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वर्गीय राजमाता जी की, स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की जनसंघ से हुई थी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जनसंघ के सांसद रहे और इस नाते से श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया जी लोग शुरू से कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन चूंकि उनका जनसंघ से कहीं ना कहीं लगाव तो रहा है, चूंकि उनका दूसरा पारिवारिक देखे यशोधरा राजे सिंधिया जी को, वसुंधरा जी को या माया सिंह जी को, तो वो सब बीजेपी में थे। आज वो बीजेपी में आए हैं तो जिस बात को लेकर कहा गया कि उन पे सम्मान को कहीं ना कहीं चोट लगी थी, बीजेपी ने भी कहा कि जो पार्टी लाइन पे आया है कि इन 22 लोगों को हम टिकट देंगे जो कांग्रेस छोड़कर आए। तो ऐसे दृष्टिकोण में चूंकि भाजपा का कार्यकर्ता उस जगह पे मौजूद है जो सन 52 से जनसंघ के बाद भाजपा के लिए काम करता आया, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि हमको या तो विश्वास में लेना था या फिर विश्वास में नहीं लेना था, निर्णय करना था, तो निर्णय में कहीं उन कार्यकर्ताओं की सहभागिता रहे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा वो सहभागिता में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही, सामंजस्य में दिक्कतें आ रही, लगातार आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आ रही है। हाटपिपलिया क्षेत्र में भी आ रही है, लेकिन पार्टी चूंकि कैडर बेस है हमारी और कैडर के आधार पर काम करती है, इस नाते से संगठन का जो निर्णय होता है उसे मानते हुए कार्यकर्ता कार्य में लग जाते हैं। तो अभी लगता है कि इस चुनाव में भी जहां तक हाटपिपलिया का मैंने देखा है, पास की सावेर सेठ का है, बदनावर का, मालवा का जो रुझान आया कि कार्यकर्ता अपने काम में लग गया है और कार्यकर्ता अब काम की स्थिति में आ गया है। बिल्कुल दीपक जी, ये बात आप छात्र राजनीति से आपने राजनीति में प्रवेश किया है, जवाब तो आपको भी देना पड़ता होगा। जिस तरह आप बता रहे हैं कि मतलब पुराने कार्यकर्ताओं से एक बार चर्चा नहीं की, आप बीजेपी से शुरू से जुड़े रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से जो बीजेपी में आए हैं तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा क्षेत्र में आपको कि उनकी वजह से जो कांग्रेस आरोप लगा रही है गद्दारी के या 35 करोड़ के, तो उसमें आपको भी जवाब देना पड़ता होगा जनता के बीच में। स्वाभाविक है कि जनता प्रश्न तो करती है कि आपका तो इनसे मुकाबला हुआ था, अब आप इनके लिए वोट के लिए बात कह रहे हैं। हम कहते हैं इनके लिए वोट की बात नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं देखने में भी आता है। तो ऐसे में हम व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए वोट मांगने आए हैं। इनकी कुछ कमी बेसी होगी तो उसको पूरा करेंगे।
दूसरी बात ये कि आज सरकार, स्थायी सरकार मध्य प्रदेश में जो किसान हितैषी है, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में, इसके मुखिया शिवराज जी के बारे में कहा जाता है कि किसानों के लिए सबसे बड़े हितैषी साबित होने वाले मुख्यमंत्री रहे 15 साल में। तो आज किसान हितैषी सरकार मध्य प्रदेश की जनता को चाहिए, तो उस नाते से वो बात कहीं ना कहीं दूर हो जाती है और लोग अब सहजता से ही स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम जो भी प्रत्याशी, भले वो दल बदल करके आया हो, कांग्रेस से हो, रहे हो, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, इसलिए कमल का निशान देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। दीपक जी, 2018 के चुनाव में मनोज चौधरी से आपको हार का सामना करना पड़ा था। कुछ मुद्दे थे ऐसे जिनकी वजह से लोगों में नाराजगी थी? नहीं, देखिए, मेरा जहां तक सवाल है, इस सीट में मेरी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है, काफी लंबी राजनीति रही है। बागली क्षेत्र से मेरे पिताजी लगातार 8 बार विधायक रहे, एक बार मैं रहा। बागली जब परिसमन में हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई के लिए सुरक्षित हो गया तो मैं हाटपिपलिया से शिफ्ट हुआ और हाटपिपलिया में 2 चुनाव मैंने जीता। लगातार 10 साल विधायक रहने का शायद सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ हाटपिपलिया में भी। और मैं तो कहता भी हूँ कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आदमी को 11 साल का समय लगेगा, तब वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। कि मेरा रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन चुनाव में जैसे कि मंत्री पद मेरे पास था तो लोगों की स्वाभाविक इच्छाएं बढ़ जाती है। हो सकता है एक कारण वो रहा हो। दूसरा कारण मुझे जो लगता है कि कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बनाने में मैं कहीं न कहीं विफल रहा। विफलता के साथ साथ मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण, क्योंकि इस क्षेत्र में बाहुल्यता की जाति जो है उसमें मैं जिस जात से आता हूँ वो जात नहीं के बराबर थी। तो ऐसे दृष्टिगत में जातिगत वोट मेरे पास था नहीं, सामने वाले के पास प्लस वोट जातिगत थे। कुछ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की वोटों की बाहुल्यता, इस क्षेत्र में 22,000 वोट है, वो उनके खाते में सीधे चले गए। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ काम जो मुझे सरकार से करवाना था, अब उसमें मैं आज किसी की भूमिका तो तय नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि वो काम अगर हो जाते तो मेरे ख्याल से इतनी बुरी हार का सामना मुझे नहीं करना पड़ता। जैसे किसान आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि किसान आंदोलन की शुरुआत मंदसौर जिले से हुई। मंदसौर में बीजेपी 100 सीटों पर जीती, लेकिन हाटपिपलिया में हार गई। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों से मैंने जब बात की तो उनका कहना था आपने हमारा साथ नहीं दिया, उस लड़ाई में आपने हमारा काम नहीं किया। तो ऐसा मुझे लगता है कि उन लोगों को लगता है कि मैंने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं उस समय उसका था कि भाई अगर कोई दोषी है तो वो कानून के कटघरे में है, कानून उसकी सजा तय करे, कानून उसकी नीति तय करे। लेकिन मैं जाके करने वाला कौन होता? मैंने अनावश्यक इंटरफेयर, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि हमको अनावश्यक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो मैं किसान आंदोलन के बारे में अनावश्यक इंटरफेयर भी नहीं किया। आज मुझे ये लगता है कि एक झटके में वो केस वापस लेने की बात होती है, दूसरी तरफ उस समय केस वापस नहीं लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आंतरिक कारण भी रहा होगा पार्टी का, जिसके कारण मुझे ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात स्वाभाविक रूप से लगती है कि कहीं ना कहीं अगर ये बात उस समय भी हल हो जाती तो इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। दीपक जी, आपने कहा कि आप कुछ जैसे कार्यकर्ताओं को की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहे। आप जैसा अनुभवी कार्यकर्ता, अनुभवी नेता कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पे खरा नहीं उतर पाया, जैसा कि आप स्वीकार कर रहे हैं 2018 में हार की एक बड़ी वजह थी। तो अब मनोज चौधरी जब बीजेपी में आ गए हैं तो पुराने कार्यकर्ता कैसे संतुष्ट होंगे, समन्वय कैसे स्थापित होगा? नहीं, जैसे मैंने कहा बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन मैंने बताया कि यहाँ जातिवादी जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते हैं और उसमें जातियों की बहुलता को देखते हुए प्रत्याशी का तय होता था। पहले जो हाटपिपलिया का पहले 8 बार के चुनाव है वो कहीं नहीं जाति बहुलता के आधार पर, गैर जाति बहुलता के आधार पर मैं शायद 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जीता। तीसरी बार जातीय समीकरण कहीं ना कहीं होता है। कार्यकर्ता तो अपनी जगह काम करता है, लेकिन जातीय समीकरण इसको बनने बिगाड़ने में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। और पार्टी का कोई आंतरिक मामला भी जो मुझे लगता है कि मैं तो जब पैदा हुआ तब कहा जाता है कि जब मेरे पिताजी पहला चुनाव जीते थे तब मैं माता के गर्भ में था। मुझसे कोई पूछता है कि आपकी राजनीतिक उम्र कितनी है तो मैं 57 साल का हो गया, लेकिन मैं कहता कि 57 साल 6 महीने। तो कह रहे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप 6 महीने बढ़ा के क्यों बोलते हो? तो मैं कहता कि मेरे पिताजी उस समय चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे को तो अनुभव उससे ही आ गया, तो मैं सहजता से कहता हूँ। तो मुझे आज लगता है कि पार्टी की जो स्थिति है उस पर एक बार कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए, क्योंकि आज पार्टी विद डिफरेंस हम कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, जगत प्रकाश नड्डा जी का काम, अमित शाह जी का काम, केंद्र सरकार का काम, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन मध्य प्रदेश के कामों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। इस दिक्कत को दूर करना चाहिए। वी डी शर्मा जी का एक नया नेतृत्व हमारे पास है, सुभाष भगत जी का अनुभव है,
इस दृष्टिकोण से संगठन को साथ लेकर चलने की रणनीति पार्टी को बनाना चाहिए। पार्टी अगर इस रणनीति को बनाने में कामयाब रही तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में आने वाले सालों साल बीजेपी की ये सत्ता और संगठन का समन्वय अगर बन जाता है बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से काम करने वाली सरकारें यहाँ बनेगी, बहुत अच्छे से काम करने वाला संगठन यहाँ स्थापित होगा। और मध्य प्रदेश का संगठन तो देश का सर्वश्रेष्ठ संगठनों में गिना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश है, और सुधार की गुंजाइश का काम दोनों हमारे अनुभवी व्यक्ति हैं। बी.डी. शर्मा जी विद्यार्थी परिषद से रहे, मैं विद्यार्थी परिषद से आया हूँ, तो ऐसे दृष्टिकोण में संगठन का काम करने का लंबा अनुभव उनके साथ है। उम्र का जरूर कहा जाता है कि उम्र में, लेकिन एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया। सुभाष भगत जी भी लगातार 4-5 साल से संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में आज पार्टी में कोई गुंजाइश बची है तो वो मुझे लगता है कि ठीक हो सकती है। दीपक जी, हाटपिपलिया क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उपचुनाव है, 2 साल पहले ही वोट हुए थे, विधायक चुना था, अब फिर उपचुनाव है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हाटपिपलिया किसान बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे सिर्फ एकमात्र नगर पंचायत है हाटपिपलिया, जहाँ मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, मेरा अपना गांव है, मेरा अपना घर भी वही है। बाकी तो पूरा ये हाटपिपलिया क्षेत्र जो है देवास के आसपास के उसमें है, कुछ इंदौर से टच किए हुए गांव भी है। तो हम शहरों की तरफ तो बढ़ रहे हैं, और आज सरकार की योजना है जिससे किसान समृद्धि की ओर जा रहा। लेकिन साथ में जो विकास होना चाहिए, विकास के साथ साथ जो विकास के लिए कहीं ना कहीं नए हम चीजों को लेके आ रहे हैं, उन चीजों में हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सके, बढ़ाने के बाद उसका उचित मूल्य मिल सके, इसकी व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि हाटपिपलिया क्षेत्र में मैंने अभी देखा कि दूध का बड़ा उत्पादन होता है, लेकिन दुग्ध संघ से लोग कम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में किसानों को सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए सरकार का अधिकतम लाभ देने का प्रयास हमको होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने वो कोशिश शुरू की थी मंडियों के विभाजन के साथ, मंडियों को बढ़ावा देने के साथ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैं अभी पीछे रह गया। लेकिन अब चूंकि समय है, समय रहते हम काम करते हुए हाटपिपलिया क्षेत्र के किसानों को यही कहना चाहते हैं कि अभी नर्मदा काली से लिंक जो परियोजना से हाटपिपलिया में सिंचाई की योजना आ जाएगी, तो हम अपने उत्पादन को बढ़ाते हुए अन्नदाता के रूप में तो हमारी पहचान है, लेकिन अन्नदाता के साथ साथ इस देश के अच्छे नागरिक बनकर हम इस क्षेत्र की सेवा करें, ये विश्वास मैं उन ग्रामीण जनों के साथ चाहता हूँ। ये थे दीपक जोशी, कैलाश जोशी की राह पर ही आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर कहते नजर आए हैं। वैसे दीपक जोशी पर व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, उनके प्रतिद्वंदी भी आरोप नहीं लगा सकते। हाँ, सियासी तौर पर कई ऐसे मामले रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच में बड़े ही बेबाकी से दीपक जोशी ने यह बात कही कि पार्टी में कुछ बदलाव की भी जरूरत है, और दरअसल जिस तरह से पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बात करने की भी जरूरत है ताकि संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। इन सब के बीच में हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को साफ तौर पर संदेश दिया कि अन्नदाता किसान हैं। आने वाले समय में जो काली सिंध परियोजना है उसको लेकर और भी विकास काम होंगे, लेकिन एक अच्छा नागरिक बनना भी जरूरी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, देवास।